तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने स्टॉप की थी उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और साथ ही साथ में सॉल्युबिलिटी के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर। अभी आज की क्लास में हम लोगों को जो नया टॉपिक देखो कंटिन्यू करना है वो सॉल्युबिलिटी से ही रिलेटेड है, लेकिन जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है उसका सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ता है और कितना असर पड़ता है ये हम लोगों को अभी आगे बातचीत करनी है। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था कि जब जब आप लोगों के पास पर्टिकुलरली कोई एक एसिड होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है और आपने अगर उसके साथ पानी मिला दिया या फिर आप ऐसा कहो पानी में एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिला दिया है, तो पानी जिस एक्सटेंट तक क्या होता है अपना डिसोसिएशन शो करता है, एसिड के प्रेजेंस में वो अपना उस एक्सटेंट तक डिसोसिएशन शो नहीं कर पाता। इस चीज को हमने प्रूव भी किया था। इससे ये शिक्षा मिलती है कि पानी जो डिसोशिएट हो रहा था, कितना डिसोशिएट होता है पानी, कितने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव प्रोड्यूस करता है, यदि वो 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो 10⁻⁷ बराबर। लेकिन एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग है या फिर ऐसा बेस जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो अपने अंदर से H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो अपने अंदर से OH नेगेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्रेजेंस की वजह से उसका जो डिसोसिएशन का एक्सटेंट होता है वो आई थिंक 10⁻⁷ ना होकर वाटर में 10⁻⁹ की रेंज में पहुंच गया था। बस इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का डिसोसिएशन का असर पड़ता है वाटर के डिसोसिएशन पर। कैसा? वाटर के डिसोसिएशन को कम कर देते हैं। तो वैसे ही अभी मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या है, यू हैव व्हाट सॉल्ट, राइट। सॉल्ट आप जब डालते हो पानी में, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट आपका यूजुअली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। मतलब पूरी तरीके से तो नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से अनडिजॉल्व रहता है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। फिर आप उसके जो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं आप उन आयंस की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करते हो, फिर वहां से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो। बट अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई भी एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट लिया है। मेरा पर्सनल लेवल पे बहुत ही फेवरेट है AgCl, ठीक है, AgCl की PPT, ठीक है, AgCl। अब इस AgCl के सॉल्ट का ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। किसके साथ इसका इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा? उसके आयंस के साथ, यानी कि Ag पॉजिटिव और किसके साथ, Cl नेगेटिव के साथ। बराबर मैं कह रही हूँ? अच्छा, अब अगर मान लेते हैं AgCl की सॉल्युबिलिटी S है, तो तुम तो जानते हो कि Ag+ की सॉल्युबिलिटी भी S होगी और Cl नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी भी कितनी होगी, S होगी। किंतु अगर मान लेते हैं इस कंटेनर के अंदर में मैंने क्या किया, एक ऐसा लिक्विड ऐड किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाह रही हूँ AgNO3, मैं ऐड करना चाह रही हूँ AgNO3। तो जब मैं ये लिक्विड ऐड कर रही हूँ AgNO3, ये AgNO3 क्या करेगा जो AgCl के डिसोशिएट होने के बाद जो Ag पॉजिटिव की सॉल्युबिलिटी S होने वाली थी, उस होने वाली सॉल्युबिलिटी को और डिक्रीज कर देगा। मतलब कहने का सीधी सीधी तात्पर्य यह है कि बिफोर एडिशन, ठीक है, बिफोर एडिशन ऑफ AgNO3 आप लोगों का जो सॉल्युबिलिटी है Ag पॉजिटिव की वो कितनी थी, S थी। लेकिन आफ्टर एडिशन अब अगर आपने उसको ऐड कर दिया, किसको, AgNO3 को। अब AgNO3 को अगर तुमने ऐड किया तो उसी Ag पॉजिटिव की जो सॉल्युबिलिटी पहले S हुआ करती थी, अब वो क्या हो जाएगी, <S हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो AgNO3 आपने ऐड किया है, भले ही ये क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो भी है, ये अपने अंदर से Ag पॉजिटिव और NO3 निगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये Ag पॉजिटिव आयन और ये वाला Ag पॉजिटिव आयन, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉमन आयन हो गए, ठीक है। और होता क्या है कि AgNO3 भारी पड़ जाता है किस पर, AgCl पर, और AgCl के Ag पॉजिटिव पर। तो एज अ रिजल्ट AgNO3 का जो Ag पॉजिटिव आयन है
जो Ag पॉजिटिव आयन आ रहा है कहाँ से, AgNO3 से, वो क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। किस चीज को सप्रेस कर देता है, Ag पॉजिटिव के आयंस को, जो कि प्रोड्यूस होने वाले थे AgCl से। पहले तो वो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, और तुम तो जानते हो कि स्पैरिंगली उनका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी कम है और पहले से उनकी कम थी। और अगर आपने कोई एक ऐसा लिक्विड या कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट उस पर्टिकुलर बीकर में डिजोल्व कर दिया जिसका सॉल्ट का और उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कोई ना कोई कॉमन आयन इफेक्ट का टाका अगर भिड़ गया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि उसकी सॉल्युबिलिटी जितनी हो रही थी कम, उससे भी और कम हो जाएगी, बराबर। अच्छा, अब ऐसे केस में क्या हम आगे कैलकुलेशंस क्या करेंगे। अच्छा, अब किसी को लगता है कहीं से गलत फहमी कि या क्या यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कैटायन की सिमिलैरिटी को ही हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट में काउंट करते हैं क्या, नहीं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसको ऐड किया, ये इतना अच्छा कलर नहीं है, आप लोगों ने मान लेते हैं किसको ऐड किया, आपने ऐड किया NaCl को। अब तो तुम लोग जानते हो कि NaCl डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। और अब बताओ यहाँ पे कॉमन आयन कौन है, यहाँ पे ये वाला Cl नेगेटिव और यहाँ पे Cl नेगेटिव। तो AgCl से जो पहले Cl नेगेटिव बनता उसकी सॉल्युबिलिटी पहले से कम होती, बराबर। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि आप हुआ क्या है, आप लोगों ने NaCl को यूज किया, तो NaCl क्या कर देगा, कॉमन आयन इफेक्ट दिखाएगा Cl और ACl के बीच में। तो उस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो Cl नेगेटिव की पहले जितनी सॉल्युबिलिटी थी अब उससे भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस हम लोगों को यही पढ़ना है कि सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये उसकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी थियरी थी। अब इस थियरी के पीछे न्यूमेरिकल्स का देखो, मैं तुम्हें संक्षिप्त में, ठीक है, यानी कि शॉर्ट में चीज़ें बता देती हूँ कि किस तरीके से काम करना होता है। अब लेकिन वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको अपनी छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करना होगा और उस छोटी सी बुद्धि के प्रयोग के आधार पर आपको ये डिसाइड करना होगा कि अच्छा अब मुझे ये करना है, अभी मुझे ये करना है। कोई ऐसा स्टैंडर्ड फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि इसमें वैल्यू डाली आंसर निकाला बात खत्म कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि मान लेते हैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया कि आपके पास ये एक AgCl है। अच्छा, इस AgCl का आपको क्या दिया हुआ है, KSP दिया है। अब KSP तुम्हारे लिए एक बहुत ही फैमिलियर वर्ड है, लास्ट क्लास में भी सुना था, ठीक है। तो KSP से S कैसे निकालते हैं ये भी तुम्हें आना चाहिए। तो ये आपका KSP AgCl का दिया है, आपको इसकी क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, बराबर। AgCl की क्या कैलकुलेट करनी है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। परंतु आपको जो सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसके दो केसेस बनेंगे। पहला आपको ये प्योर वाटर में करना है जो कि हमने लास्ट क्लास में करना सीखा, और दूसरा कि यदि इस AgCl को तुम 0.01 नॉट नॉर्मल मोलर NaCl में अगर डिसॉल्व कर दोगे तब उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद एक C पार्ट में आपको ये कैलकुलेट करना है कि परसेंटेज डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, कि मतलब सॉल्युबिलिटी में कितना परसेंटेज डिक्रीज आपको देखने को मिला। क्योंकि देखो परसेंटेज डिक्रीज तो होगा ही होगा, सॉल्युबिलिटी में डिक्रीमेंट आना ही आना है। ये पॉइंट मैंने यहाँ नोट्स में इंक्लूड किया नहीं है, इसको नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इसमें तो कोई डाउट रखना ही नहीं कि ऐसा क्यों क्या नहीं, ठीक है। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट मैं इसको ये लिख देती हूँ, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जितनी पहले होनी चाहिए थी, सॉल्युबिलिटी अब उससे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बस आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने से डिक्रीज होती है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको आगे अटेम्प्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे KSP दिया हुआ है, देखो AgCl का। पहले प्योर वाटर के लिए कैलकुलेट करना है, तो प्योर वाटर के लिए देखो कैलकुलेट करने में कोई झंझट नहीं होती, उसको जल्दी से ना ऐसे डिसोशिएट करो। अच्छा, तुम्हें याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ऐसा कहा था कि प्योर वाटर के केस में कोई ज़्यादा झंझट नहीं होती, कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता, बट वो ना जनरली वर्ड में वहाँ लिखना भूल गई थी। कभी कभी आपको ऐसे सॉल्ट मिल सकते हैं जिनका पानी के साथ कॉमन आयन इफेक्ट आ जाए, जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड,
FeOH होल थ्राइस 3। हम लोग उसे क्या करेंगे, सोचेंगे पानी में निकालने को बोल रहा है तो कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट ही नहीं लगाना। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड के पास OH है, इसका मतलब उसका कॉमन आयन इफेक्ट है किसके साथ, पानी के OH के साथ। तो हमेशा पानी को एज अ खुला छोड़ दोगे कि आप पानी के साथ हो ना कॉमन आयन इफेक्ट देखते हैं, गलत बात है। ठीक है, लास्ट टाइम मुझे जनरली वर्ड लगाना चाहिए था, मैं जनरली वर्ड लगाना भूल गई। तो यहाँ पे पानी के केस के लिए मैंने AgCl को तोड़ा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अच्छा, और मैं जानती हूँ कि AgCl का मुझे मान लेते हैं अगर सॉल्युबिलिटी S दी होगी तो Ag पॉजिटिव की भी S होगी, Cl नेगेटिव की भी S होगी। लास्ट क्लास में इसमें तुम्हें अच्छा खासा डिटेल प्रवचन मिल चुका है। अब क्योंकि तुम्हें लास्ट क्लास में अच्छा खासा डिटेल प्रवचन मिल चुका है तो अभी इस डिटेल प्रवचन की आपको आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से सीधा सीधा मुझे बता दीजिए KSP कितना आ गया, S², बराबर। वैसे तो कुछ समय बाद तुम्हें याद ही हो जाएगा कि 1:1 सॉल्ट्स के लिए KSP कितना होता है, S² होता है। अब KSP इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.7 इंटू 10 की पावर -10, तो 1.7 इंटू 10 की पावर -10, और ये आ गया आपका S। तो देयरफॉर यहाँ से S की वैल्यू कितनी आई, 1.7। अगर ये चीज 1.6 होती सो या फिर मान लेते हो 1.7 को चलो तुम भूल जाओ, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें को डेटाज याद रखने के लिए कहा था। मान लो कि वो आपको 16 दिया हुआ था या फिर 17 दिया है, 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -1। अब मुझे बताओ अगर वहाँ पे 16 लिखा होता तो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता। अब क्योंकि वहाँ पे आपको 17 दिखा है मतलब ये छोटा सा मतलब 4 से बड़ा होगा, तो मैं उसको 4.1 इमेजिन करती हूँ। वैसे तो सेकंड डेसिमल तक भी आप लेकर जा सकते हो, बट मैं खुद को फर्स्ट डेसिमल पे रेस्ट्रिक्ट कर रही हूँ। बट जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करो एटलीस्ट 2 डेसिमल्स तक तो काम करो ही करो, ठीक है। 10 की पावर -10 का क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5, अंडर रूट से जैसे ही वो बाहर निकलेगा। और लास्ट क्लास में तुमसे कहा था 10 की पावर -1 ये एक ऐसी वैल्यू है जिसका अंडर रूट तुम्हें कई बार काम आ सकता है, तो उसको याद रखिए, जो कि होता है 0.316 के आसपास, बराबर। तो ऐसे केस में ये मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था और अभी भी मैं कह रही हूँ, ये वैल्यू आपको याद रखोगे जितना बेटर होगा, मतलब जितना याद रखोगे उतना बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बार अपन को पॉइंट शिफ्ट करने में काम आ जाता है कि अपन ने अच्छा पॉइंट हटा दिया, उसके बदले में हमने उसको डाल दिया है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाना है आपका 1.2956 और ये 10 की पावर -5। यानी कि अगर आप प्योर वाटर में हो तो प्योर वाटर में आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इतनी है, ठीक है। प्योर वाटर में अगर आप हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी 1.29 के आसपास की, जिसको तुम 1.3 अप्रॉक्स ले सकते हो। अब उसने बोला है कि मैं इसको NaCl में ऐड कर रहा हूँ, तो देखो NaCl में ऐड करने से क्वेश्चन में क्या आपको चेंज क्रिएट करना है। अब बात आती है NaCl की, तो हम लोग NaCl को उठा लेते हैं, ठीक है। अब तुम तो जानते हो कि NaCl को मैंने उठा लिया। अब NaCl को उठाने के बाद मैं क्या करूँ, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ना ही मुझे NaCl का KSP दिया है। तो यदि किसी क्वेश्चन में यदि आपको किसी सॉल्ट का KSP नहीं दिया है तो आपको उसे यही मान के चलना है कि वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, क्योंकि KSP उन्हीं लोगों के लिए डिफाइंड होता है जिनका इक्विलिब्रियम बनता है, क्योंकि K क्या है, एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। तो K उन्हीं के लिए डिफाइन होता है जिनका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, और इक्विलिब्रियम उन्हीं का मेंटेन होता है जो 100% डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको NaCl का क्वेश्चन में KSP नहीं दिया है तो इसका मतलब आप वहां पे ये मानकर चलो कि NaCl 100% डिसोशिएट हो रहा है, और जो चीज़ 100% डिसोशिएट होती है उनके लिए इक्विलिब्रियम वाला एरो नहीं लगता, उनके लिए ऐसा सिंपल एरो लगता है और यहाँ से ये इस तरीके से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। अब NaCl आपका कितनी कंसंट्रेशन में क्वेश्चन वाले ने लेने को कहा है आपको 0.01। तो अगर आपने NaCl को 0.01 मोलर लिया है तो उससे बनने वाला Na पॉजिटिव भी कितना होगा, एग्जैक्टली उतना ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना। अब कई लोगों को आदत होगी नहीं मैडम -x भी तो करो, अरे स्ट्रॉन्ग है भाई, काय को -x करूँ, स्ट्रॉन्ग में तो आपका पूरा का पूरा ही डिसोसिएशन हो रहा है ना जितना है। अच्छा, तो यानी कि NaCl के पास से 0.01 आयंस आप क्रिएट होके मिल रहे कंसंट्रेशन के, Na के भी और Cl नेगेटिव के भी। तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि यहाँ पे कॉमन आयन कौन है, तो क्वेश्चन को ठीक से अगर तुम रीड करो तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आपका क्या है, कॉमन आयन है। चलो ठीक है, तो जो कॉमन आयन होता है उसके आपके पास टोटल कंसंट्रेशन या टोटल कितनी वैल्यू है ये पता तो होनी चाहिए। तो NaCl से Cl नेगेटिव आयंस कितने आ रहे हैं 0.01,
और ऊपर में आपके पास जो AgCl था, उस AgCl से Cl नेगेटिव आयंस कितने आ रहे हैं? S की वैल्यू मत पुट करना, हाँ, वहां से कितने आ रहे हैं? S आ रहे हैं। हमने भले ही S निकाला है, लेकिन वो S हमने प्योर वाटर के लिए निकाला है, तो मत करना वो वैल्यू पुट। तो इस तरीके से ये मेरे पास Cl नेगेटिव आयन टोटल है। अब देखो, जब भी आप किसी कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन करते हो, तो और इस तरीके से आपको Cl नेगेटिव आयंस की वैल्यू मिल गई, ठीक है, मिल गई। अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद आपको KSP की इक्वेशन लिखनी है। अच्छा, KSP की इक्वेशन क्या होगी? KSP की इक्वेशन वही होगी, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, बस फर्क कितना होगा कि Cl नेगेटिव टोटल वाला यूज होगा। तो Ag पॉजिटिव कितना है? S। Cl नेगेटिव कितना है? ये है आपका 0.01 प्लस S। और KSP दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.7 इंटू 10 की पावर -10, बराबर यही दिया है 1.7 आपका, ठीक है, हाँ यही तो दिया हुआ था। लेकिन अब क्या, कोई बात नहीं, देखते बैठेंगे क्या करना है। फिलहाल अभी जो KSP दिया है उसको वहां पे लिख दो। तुम बोलोगे नहीं मैंने वो KSP तो पहले क्वेश्चन के लिए दिया था, ऐसा नहीं है, वो KSP पूरे थ्रू आउट द क्वेश्चन। अब ध्यान दो, इस तरीके से करने के बाद अब आपको करना क्या है? जो ये ब्रैकेट के अंदर 0.01 प्लस S है, अगर मैंने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक बनेगी, जो एक बहुत ही गंदे डिजास्टर में टर्न आउट होगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम मान कर चलते हैं, यानी कि हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि हमने इसको क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। क्यों इग्नोर कर दिया है? वो इसीलिए क्योंकि जब पानी में आपने सॉल्युबिलिटी निकाली तो 10 की पावर -5 आई। अब आपने उसमें NaCl ऐड किया, तो NaCl और AgCl में कॉमन आयन Cl है, तो इसका मतलब कॉमन आयन के होने की वजह से सॉल्युबिलिटी तो 10 की पावर -5 से भी छोटी हो जाएगी। 10 की पावर -6, 10 की पावर -7, 10 की पावर -8, कुछ भी हो सकती है यार, बट कम तो हो जाएगी ना। तो आप ऐसी कम वैल्यू को, जो कि मान लो 10 की पावर -8 हो गई, अब 10 की पावर -8 को और अगर 10 की पावर -2 को ऐड करोगे तो क्या वो चीज सिग्निफिकेंट होगी? मतलब क्या सिग्निफिकेंट वेरिएशन आएगा उनके एडिशन से? नहीं, इसीलिए हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, इग्नोर करने के बाद मुझे क्या मिला? इग्नोर करने के बाद मेरे को एक इक्वेशन मिली 1.7 इंटू 10 की पावर कितना आप लोगों का -8 इक्वल टू S। यहाँ से मेरे को S की वैल्यू निकल के आ गई। यानी कि कॉमन आयन इफेक्ट में, या फिर जब आपने ऐसा कोई सोल्यूशन ऐड कर दिया जो कॉमन आयन दे रहा है उस पर्टिकुलर सॉल्ट को, तो उस कॉमन आयन की वजह से आप लोगों की सोल्यूबिलिटी 1.7 इंटू 10 की पावर -8 हो गई। इससे देखो अच्छा है ना, हमने इग्नोर कर दिया 10 की पावर -8 वाला जो आंसर है, अच्छा है, उसको इग्नोर कर दिया। पहले कैसा इग्नोर कर दिया करो, इग्नोर करने के बाद फिर उस वैल्यू को ये इसके बाजू वाले के साथ ना कंपेयर भी किया करो, ताकि ये चेक कर सको कि जिस वैल्यू को तुमने इग्नोर किया है वो वैल्यू क्या इग्नोर करने लायक थी भी कि नहीं थी। कई बार नहीं आती है वैल्यू, कई बार अपन इग्नोर कर देते हैं, बट वो इग्नोर करने वाली वैल्यू होती नहीं है। बट हम तो रटे हुए रहते हैं कि नहीं इग्नोर करना है, तो हम कर दिए भाई, ना सर देखा ना पाँव, बस इग्नोर कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, इग्नोर करने के बाद आपको ध्यान भी देना पड़ता है, ठीक है, कि इग्नोर की हुई वैल्यू कोई काम की भी है कि नहीं है, कि ऐसी फालतू है, पता चले इग्नोर नहीं करना था। तो फिलहाल अभी जो वैल्यू आई है इसको अगर मैं इस S की जगह रखूंगी और 0.01 से कंपेयर करूंगी तो मैं ये देखूंगी कि इग्नोर करके हमने अच्छा काम किया। तो ए पार्ट से भी हमने सॉल्युबिलिटी निकाल ली कि अगर पानी में होते तो सॉल्युबिलिटी इतनी आती, और अगर आपने अभी NaCl के प्रेजेंस में निकाला है उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी तो इतनी आई है। तो ये तो मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या पूछा है, परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है, तो सी पार्ट मुझे निकालना है, तो तुम ही निकाल लोगे, इसका मेरे लिए क्या नीड है। परसेंटेज डिक्रीज के लिए क्या करोगे, जो पानी वाली सॉल्युबिलिटी तुम्हारी थी जिसको मैंने कहा था 1.3 अज्यूम कर लेना, 1.3 इंटू 10 की पावर कितना आया था वो वहां पर उस वक्त -5 आया था ना, ये -5, ये जो सॉल्युबिलिटी है। अच्छा, माइनस ये आपका 1.7 इंटू 10 की पावर -8, परसेंटेज में क्योंकि निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना ही पड़ेगा आपको, ये मैं लिख देती हूँ छोटू सा, और डिवाइड बाय आपका ओरिजिनल, यानी कि 1.3 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया, तो परसेंटेज में भी डिक्रीज कितना हुआ है ये तुमको पता चल जाएगा, बराबर। तो अभी इस तरीके से सॉल्युबिलिटी का कॉमन आयन इफेक्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग काम करते हैं। और क्वेश्चंस करके देखते हैं, सीधे समझ में आएंगी। देखो क्या बोला गया है, आपको KSP दिया हुआ है, किसका KSP दिया हुआ है, आपके पास एक सॉल्ट है या जो भी है MgOH में, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर कहूँ, इसका आपको KSP दिया हुआ है। कितना KSP है इसका, 7 इंटू 10 की पावर -12।
डन। अच्छा, अब आपको इसका क्या कैलकुलेट करना है? आपको इसका कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी, बट पानी के प्रेजेंस में नहीं, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, NaOH के प्रेजेंस में कैलकुलेट करोगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं। देखो, पानी के प्रेजेंस में करना कितना आसान होता है, तो इसके प्रेजेंस में करना भी आसान है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना है। कैसे करोगे बताओ? क्या कर लेना अपना, सिंपल सी चीज। एक्चुअली ना अभी मैं जो PDF भेजती हूँ ना वो वाइट बैकग्राउंड में जा रही है, तो वाइट बैकग्राउंड में अगर मैं वाइट कलर से लिखूंगी ना तो दिखेगा नहीं, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली इस बैकग्राउंड में लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हो जाएगा। अगर मान लो नॉर्मल, अगर आपको Mg इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करना है, क्योंकि इसका KSP आपको दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि आपकी वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी भी S है, और इसकी कितनी है, 2S है। अगर कोई मुझे यहाँ से KSP लिखने को कहेगा तो KSP क्या हो जाएगा, Mg। अच्छा, अभी KSP लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पानी के केस में तो निकालना नहीं है। ओके, ये हो गया हमारे पास OH -1 इक्वेशन नंबर 1 से। अब NaOH क्योंकि मुझे पता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा। आपको NaOH 0.1 मोलर दिया है, तो यहाँ से भी ये 0.1 ही बनेगा, तो यहाँ से OH नेगेटिव कितना आ गया, 0.1। तो टोटल OH नेगेटिव मेरे पास राइट नाउ कितने हैं, वो है 2S + 0.1। तुम इसको साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के साथ जैसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे ये चल गया, ऐसे लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको मुझे इग्नोर करना है। ठीक है, मैं इसको स्टार्टिंग में इग्नोर करूंगी ही करूंगी। तो इग्नोर करने के बाद अगर मुझे कोई बोलेगा कि आपको KSP लिखनी है, तो क्या दिक्कत है, लिख देंगे भाई हम तो KSP। पहले KSP का एक्सप्रेशन लिखना, उसके बाद वैल्यू पुट करना। तो Mg2+ के लिए क्या पुट करने वाले हो, S। OH नेगेटिव के लिए पुट कायदे से तो 2S + 0.1 करना चाहिए था, परंतु हमने 2S को इग्नोर किया और हम पुट करेंगे से 0.1 और ऊपर स्क्वायर। और आपको KSP की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 7 × 10⁻12। तो यहाँ से मेरे पास जो S की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 × 10⁻10। अब तुम सोचो, अपने दिमाग पे जोर डालो, क्या मैंने उस 2S को जो इग्नोर किया, क्या वो मैंने इग्नोर करके सही किया? बिल्कुल सही किया, क्योंकि 2S के बाजू में जिस क्वांटिटी से आप उसको ऐड कर रहे हो वो 0.1 है। ठीक है, वो 0.1 है, और S खुद 10⁻−10 है। तुम खुद सोचो, 10⁻−1 और 10⁻−10, क्या वो एडिशन कोई मतलब इट इज मतलब साउंड भी कर रहा है कि वो अच्छा है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने उसको इग्नोर करके एकदम सही किया। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस अभी मैं तुम्हें आगे दूंगी जिसमें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इग्नोर करने के बाद हमें समझ में आती है कि अरे यार, इस चीज को तो इग्नोर हम लोगों को नहीं करना चाहिए था। फिर वापस से हम लोग उसको बिना इग्नोर किए क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और क्वाड्रेटिक बना के फिर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन उसी के जैसा है कि पहले मान लो कि अल्फा आपका 0.1 से छोटा है, फिर वहां से आप अपने वैल्यू निकालो, फिर वैल्यू निकालने के बाद देखो क्या सही में वो वैल्यू 0.1 से छोटी आई क्या, अगर आई है तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं आई तो क्वाड्रेटिक बनाओ। ये वही नाटक है। ठीक है, चलो आगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देती हूँ यार, ये क्वेश्चन मैं करवा के कोई मतलब नहीं है ना, आप लोगों को ये 2 करवा दिए हैं तो ये तो बन ही जाएगा। PbI2 है, इस PbI2 का तुम्हें KSP दिया हुआ है 1.4 × 10⁻⁻8 बराबर। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पे PbI2 को डिसॉल्व किया गया है किसमें, आप लोगों को PbNO3 मतलब लेड नाइट्रेट में इसको डिसॉल्व किया गया है, और लेड नाइट्रेट की आपको वैल्यू कंसंट्रेशन दी हुई है इतनी। अगेन आपको सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ जो मेरे पास लिखा हुआ है, तुम टैली करके देखना कि तुम्हारा मैच हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये है, कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे। पहले कठिन क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं तुम्हें पहले इजी क्वेश्चंस के एक बार करा देती हूँ, तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा इस तरीके से हम लोगों को सॉल्युबिलिटी निकालनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको बोला है कि आपके पास एक सॉल्ट है M2X3 जिसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया है, तो वाटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर आपको H पॉजिटिव और वाटर आपको OH नेगेटिव। M2X3 क्या प्रोवाइड करेगा, M3 पॉजिटिव और X की पावर में कितना, X की पावर में 2 नेगेटिव, यानी कि कुछ भी कोई कॉमन इफेक्ट नहीं है। बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है।
तो एक सॉल्ट है M2X3 जिसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है x ग्राम। तो अगर मैं इस M2X3 को डिसोशिएट करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा, कैसे डिसोशिएट करना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया है, 2 टाइम्स ऑफ m की पावर में 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ x की पावर में 2 नेगेटिव। ठीक है, सॉल्युबिलिटी आपको x ग्राम मोल पर लीटर दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ग्राम और मोल यानी कि ये क्या है, ग्राम मोल ये आपकी मोलैरिटी नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी x है तो इसकी 2x होगी, इसकी 3x होगी। अगर कोई मुझे यहाँ से KSP निकालने को कहेगा तो पहले KSP का एक्सप्रेशन लिखा करो, क्योंकि यूजुअली अगर आप बिना एक्सप्रेशन लिखे करते हैं ना स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक यही होती है कि ऊपर में लिखा स्क्वायर या क्यूब हम खा जाते हैं। फिर यहाँ पे 2x वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। अब जैसा अगर स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, क्यूब बोला है तो क्यूब, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 4 ये आ जाएगा आपका 108 x की पावर 5। ये आया आपका KSP, ऑप्शन नंबर सी से मैच होता है। अब अगर प्योर वाटर बोला गया है तो अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP दिया हुआ है। किसका KSP दिया हुआ है, AgCl का। कितना दिया हुआ है, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है यानी कि S कैलकुलेट करना है। किसका, उसी AgCl का। लेकिन यदि 0.1 मोलर का AgNO3 है तो इस बार इस क्वेश्चन में जो आपको कॉमन आयन दिया हुआ है वो कॉमन आयन कौन है, Ag पॉजिटिव, बराबर। तो अगर मेरे पास AgNO3 है तो AgNO3 के KSP के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही। तो जिस चीज के KSP के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है, इसका मतलब वो आप लोगों का कंप्लीट डिसोशिएट हुआ है, ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये कंप्लीट डिसोशिएट होगा तो सिंगल एरो, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। यहाँ से AgNO3 मेरा 0.1 है तो Ag पॉजिटिव भी 0.1 और NO3 भी मेरा 0.1। वैसे मुझे NO3 नेगेटिव की कोई नीड है नहीं, क्योंकि जो जिसका KSP दिया होता है ना उसी से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब सॉल्ट के बारे में आ जाओ, तो आपको AgCl नामक सॉल्ट दिया है, ऑब्वियस है कि वो इक्विलिब्रियम पे होगा इस प्रकार से कुछ। ठीक है, ओके। अब इसकी सॉल्युबिलिटी अगर मैं S मानती हूँ तो इसकी भी S, इसकी भी S। तो यहाँ से Ag पॉजिटिव जो कि एक कॉमन आयन है वो टोटल कितना हो गया मेरे पास, सॉल्ट से S और AgNO3 से 0.1। अब तुम तो जानते हो क्या करना है, हमें इस वैल्यू को इग्नोर करना है। हमें इस वैल्यू को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, कर देंगे हम इग्नोर। अभी KSP का एक्सप्रेशन लिखो, तो KSP का एक्सप्रेशन हमेशा स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट से लिखा जाता है, ना कि उससे लिखा जाता है जो कि उनमें क्या है, कॉमन है। समझ में आ रही बात, ना कि उससे जो कि उसमें कॉमन है। तो KSP इस क्वेश्चन को ऑलरेडी कितना दिया है, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। Ag पॉजिटिव में जो S है उसको तो मैंने इग्नोर कर दिया, तो 0.1 बचा, 0.1 मतलब 10 की पावर माइनस 1 और Cl को S। तो यहाँ S मेरा कितना आया, 2.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। अब तुम मुझे बताओ क्या इग्नोर करके हमने सही काम किया था, एब्सोल्युटली इग्नोर करके सही काम किया था, बिकॉज जिस S को आप ऐड कर रहे हो वो 0.1 से ऐड कर रहे हो। 0.1 यानी कि 10 की पावर माइनस 1। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 9 के बीच में, तो ऑब्वियस है कि 10 की पावर माइनस 9 ये एक इग्नोरेबल क्वांटिटी है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम लोग इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्या ये बात दिमाग में जा रही है तुम्हारे? बस इतना सिंपल सा काम रहता है, कुछ भी कठिन नहीं रहता कि तकलीफ हो रही है, हाय अब हम कैसे करें। ठीक है, इस टाइप का कुछ टॉपिक ही नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, अगर तुम लोगों ने चीज़ों को ठीक से समझ के काम किया है अगर तो, बराबर। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले तो पढ़ लो अच्छे तरीके से, आपको क्या बोला गया है, किस समान बोला है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक ट्राइवेलेंट मेटल है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ट्राइवेलेंट मेटल? तो बचपने में यानी कि 10वीं कक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पीरियोडिसिटी चैप्टर में तुम लोगों ने किए होंगे, डाइवेलेंट मेटल, ट्राइवेलेंट मेटल। तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ तकलीफ होनी चाहिए।
अब मान लेते हैं वो मेटल मुझे नहीं पता क्या है, क्या सिंबल है, तो मेटल M है और उसकी वैलेंसी मुझे कितनी दी हुई है, +3 दी हुई है। ठीक है, ट्राइवेलेंट मतलब 3, और अगर ट्राइवेलेंट मेटल जैसा वर्ड का प्रयोग अगर वो कर रहा है, इट मीन्स उसकी वैलेंसी के बारे में वो कमेंट कर रहा है, और वो वैलेंसी मुझे कितनी दी है, 3। उसको मैं सल्फाइड के साथ, मतलब एक मेटल सल्फाइड के साथ क्लब है, सल्फाइड यानी कि S, और सल्फाइड की वैलेंसी होती है -2। तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला बन गया M2S3। 9th में आप सीखते हो ये फॉर्मूला बनाना, है ना, कुछ नहीं है, क्रॉस कर दो S से बस। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस कर दो, डन हो गया। ओके, तो ये मेरे पास एक M2S3 है, इसकी 25 डिग्री सेल्सियस पर मुझे सॉल्युबिलिटी दी हुई है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं दिया है, इसने मुझको सॉल्युबिलिटी दी हुई है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है S, और ये सॉल्युबिलिटी इस M2S3 की मेरे पास कितनी है, ये 20 मिलीग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जिसे हम लोग कहते हैं पर लीटर। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग, इट इज लीटर। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग, इट इज लीटर। तुम लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ना कि आप लोगों के ग्राम मिलीग्राम में। तो कन्वर्जन करना लास्ट क्लास से मैंने वैसे तो सिखाया है, बट मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहले मैंने मिलीग्राम से किसको मैं कन्वर्ट कर लिया, उसको ग्राम में, और जैसे ही वो मेरे ग्राम में आ गया, ग्राम में कन्वर्ट होने के बाद मैं उसको क्या करती हूँ, अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देती हूँ तो वो वाली चीज़ मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मोल्स पर लीटर में, बराबर। अच्छा, तो अब बात आती है मॉलिक्यूलर मास, वो तो मुझे दिया नहीं है, मैं मॉलिक्यूलर मास का मैं क्या करूँ। तो दिया है, अगर तुम थोड़ा सा अपनी आंखों को इधर उधर घुमाओ, क्वेश्चन के डेटा में आपको M की वैल्यू 52 दी है, S की वैल्यू 32 दी है, और फॉर्मूला हमने बनाया है M2C3। मतलब ये जो ट्राइवेलेंट मेटल सल्फाइड, ये जो हिंट दी गई थी ना, ये फॉर्मूला ताकि तुम क्रिएट कर सको, इसके लिए हिंट दी गई थी, टू देयरफॉर टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, ताकि आप फिर फॉर्मूला बनने के बाद क्या क्रिएट मॉलिक्यूलर मास आप क्या कर सको, काउंट कर सको। ठीक है, तो M2 यानी कि 52 का डबल, तो 52 का डबल कितना हो गया, 104, और 32 यानी कि 32 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 96, यानी कि टोटल मॉलिक्यूलर मास आता है 200। ये आता है मेरे पास मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँ तो ये वैल्यू में 000 10 की पावर -2 कट गया, तो यहाँ से 1 मिनट, 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, ठीक है। सॉल्युबिलिटी मेरे पास निकल के आई 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, किसकी, उस पर्टिकुलर M2S3 की। कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब इस हिंट से मैंने फॉर्मूला निकाला, और इस वाली हिंट से पहले मैंने कन्वर्जन किया। ओके, कन्वर्जन कर लिया। होता कैसा है, अगर KSP दिया है तो हम S निकालते हैं, S दिया है तो हम KSP निकालते हैं, बस सिंपल गेम है। अब आपको कैलकुलेट करनी है सॉल्युबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है। आपको क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है। आप सॉल्युबिलिटी ही कैलकुलेट करनी है अगर सोल्यूशन इतने मोलर का है और ये है तो देखो, सॉल्युबिलिटी या तो पानी में कैलकुलेट की जाती है, या तो किसी दूसरे केमिकल में कैलकुलेट की जाती है, या किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट पे कैलकुलेट की जाती है। बट अगर पानी में भी कैलकुलेट करनी है, या फिर अगर आपको किसी दूसरे केमिकल में भी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए जो सबसे आवश्यक डेटा होता है वो होता है KSP। KSP पता होना चाहिए। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा कि जो KSP होता है, उस KSP को मैं वहां से पुट करती हूँ, फिर मैं S निकालती हूँ। तो यहाँ पे तो यार KSP दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में KSP नहीं दिया है तो हम KSP निकाल लेते हैं। कैसे, देखो आपके पास जो सॉल्ट है वो M2S3 है। इस सॉल्ट को अगर मैं तोड़ूंगी तो ये सॉल्ट टूटने के बाद क्या बना लेगा, बताओ, ये बना लेगा 2 टाइम्स ऑफ M3 पॉजिटिव प्लस बना लेगा 3 टाइम्स ऑफ S2 नेगेटिव। मतलब सही है। अब अगर मैंने यहाँ से KSP का एक्सप्रेशन लिखा तो KSP का एक्सप्रेशन होगा M की पावर 3 पॉजिटिव और ये स्क्वायर, यहाँ पे आएगा S की पावर 2 नेगेटिव और यहाँ पे आएगा क्यूब। अच्छा, ये मैंने KSP का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इस एक्सप्रेशन को लिखने से क्या फ़ायदा, क्या KSP मेरे हाथ में है, क्या KSP मेरे हाथ में है, क्या बिल्कुल है। हमें इस M2C3, ये जो वैल्यू है ना M2S3, इस M2S3 की मुझे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू पता है 10 की पावर -4। ये देखो, ये वैल्यू मुझे पता है 10 की पावर कितनी, -4। तो अगर ये वैल्यू 10 की पावर -4 है, कल की क्लास का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता तो यार भी बातचीत समझ ही नहीं आ रही होगी। तो ये कितना होगा, 2 × 10 की पावर -4, ये होगा 3 × 10 की पावर -4।
बस अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, KSP आ जाएगा। M3 पॉजिटिव की जगह पुट करेंगे 2 इंटू 10⁻⁴ उसका स्क्वायर, S2 नेगेटिव की जगह 3 इंटू 10⁻⁴ और उसका क्यूब। और अगर स्क्वायर वगैरह तुमने सब कर दिया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 27, 27 इंटू 4 108 ये आ जाता है। और 108 के बाद पावर क्या आएगी, 10⁻12 -12 और -8 यानी कि 10⁻⁻20 ये आपका KSP आया फाइनली। मतलब अभी तक ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको KSP थाली में परोस के दिया जाता था, बस खा लो। अभी आपको क्वेश्चन में सबसे पहले हिंट दी थी फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूले से उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी का कन्वर्जन के बाद पहले कैलकुलेट करो KSP। अब आपने अगर ये KSP कैलकुलेट कर लिया है तो अब तुम बहुत ही कंफर्टेबली आगे वाले क्या कर सकते हो, कैलकुलेशंस को कर सकते हो। आगे वाली कैलकुलेशंस अब तुमसे खोज जाएंगी। कैसे? अब आपको वो ये कह रहा है कि जिस चीज में आपको उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है वो चीज क्या है, Na2S। अच्छा, और Na2S की कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, 0.5। ओके, तो Na2S को अगर मैं स्प्लिट करूंगी, अच्छा पहली बात तो यहाँ रिवर्सिबल नहीं होगा, ये वन डायरेक्शन का होगा, इसको हटा लेते हैं। 2 टाइम्स ऑफ Na पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव। Na2 पॉजिटिव की Na2S की कंसंट्रेशन 0.5 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ 0.5 यानी कि 1। 2 टाइम्स ऑफ 0.5 यानी कि कितना, 1। तो 1 और ये हो जाएगा 0.5। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि इस पूरे क्वेश्चन में कॉमन आयन क्या है, तो सबसे पहले तो ये देखो ऊपर वाले सॉल्ट किसका है, सल्फाइड सॉल्ट है, और ये फॉर्मूला भी सल्फाइड वाला है, यानी कि यहाँ पे जो कॉमन आयन है वो कौन है, सल्फाइड। सल्फाइड इज कॉमन आयन। अच्छा, अगर सल्फाइड एक कॉमन आयन है तो आपको टोटल आयन्स जो पता होने चाहिए कि सल्फाइड के कितने हैं, वो सल्फाइड के पता होने चाहिए। तो Na2S से कितने आएंगे, सल्फाइड की वैल्यू 0.5 आएगी। और अगर मैं इस चीज को नियम पूर्वक लेकर जाऊं, नियम पूर्वक अगर मैं इस वैल्यू को लेकर जाऊं कि ये वैल्यू मुझे कितनी मिलती है जब M2S3 स्प्लिट होता है, तो तुम में से मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैडम ये लिख दो। अरे ये नहीं लिखेंगे, ये तब लिखते हैं जब हम लोगों की चीजें किस में चल रही होती है, वाटर में। इफ देयर वॉज वाटर, तब मैं उसको उठा के ऐसा लिखती। लेकिन तुम्हें तो पता है कि जब हम किसी चीज को उसके कॉमन आयन वाले सॉल्यूशन के अंदर ट्रीट करते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो ना होके कुछ और हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ और क्या लिखूं मैं, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ S। अब तुम्हें तो पता है कि 3 टाइम ऑफ S को हम इग्नोर करेंगे, फिर वापस से हम KSP लिखेंगे। सोचो, वापस से KSP, जिनको ऊपर वाली स्टेप्स और कल की क्लास की स्टेप्स रटी हुई है उनके लिए कोई कठिन काम नहीं है इस पूरे चीजों को लिखना, कुछ भी कठिन काम नहीं है। हाँ, अब जिनको इक्वेशन का एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता है, जिन्हें अभी ऊपर क्या हुआ ये बातचीत ही समझ में नहीं आ रही है, उनके लिए ये चीज क्वाइट डिफिकल्ट है। तो M3 पॉजिटिव ये कितना है, इसको तो भाई ऐसे ही मानोगे ना, नहीं इसको ऐसे नहीं मानेंगे। इस एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ पे इस M के आगे की स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2, यानी कि अगर ये S होता तो ये 2S होता और ये 3S होता। तो यहाँ पे M की जगह पुट होगा 2S और उसका स्क्वायर, और S2 नेगेटिव की जगह क्या पुट होगा, 0.5 और उसका क्यूब। तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ S स्क्वायर और 0.5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब हो गया आपके पास कितना, 125। तो 125 लिख देती हूँ मैं, और यहाँ पे लिख देती हूँ 10⁻⁻3। ठीक है, 125 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 500 आ जाएगा। तो 500 यानी कि 5 और 10⁻⁻1 S स्क्वायर। और KSP क्या है, तो जो KSP आप ऊपर निकाले थे ना वही KSP यहाँ पुट करो। तो ये आएगा 108 इंटू 10⁻⁻20। तो 108 को यदि मैंने 5 से डिवाइड किया, ठीक है, 108 को मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आएगा 2, और उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 और 6 7 8 6 21.6, 10 की पावर कितना, -19 S स्क्वायर। अब यार ये S स्क्वायर आया है, अब S निकालने के लिए बस तुम इसका क्या कर लो, स्क्वायर रूट ले लो, वो मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। तो इस तरीके से हमने ये पूरा काम को क्या किया है, कंप्लीट किया है। इस प्रकार से आपने इस पूरी जर्नी को कंप्लीट किया। ठीक है, पूरी जर्नी। तो ज़रूरी नहीं है कि सवाल हमेशा तुम्हें थाली में परोस कर डायरेक्ट तुम्हारी गोदी में आकर बैठ जाए। ठीक है, आपको कई बार फॉर्मूला बनाना पड़ सकता है, पहले S दिया हो सकता है, उससे सॉल्युबिलिटी निकालनी पड़ सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं।
अभी तक मैंने तुमसे उन क्वेश्चन से बातचीत की जब आपको सॉल्युबिलिटी जो आप लेते हो ना टोटल, उसमें आप जब एस को इग्नोर कर देते हो और इग्नोर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो सही में इग्नोर करने लायक वैल्यू होती है। वो वैल्यू इतनी 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 छोटी होती है एज कम्पेयर टू अदर वन कि अगर उसको इग्नोर नहीं करते तो गधे समान ऐड करते तो क्या फ़ायदा होता, कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है। आपको ये कहा गया है कि आपके पास कैलकुलेट करना है आपको सॉल्युबिलिटी, ठीक है। कर लेंगे सॉल्युबिलिटी। किसकी सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है? AgCl की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है इन 10⁻⁻5 मोलर AgNO3। चलो ठीक है। तो तुम तो जानते हो कि AgNO3 की KSP मुझे, अच्छा KSP दिया है कि नहीं दिया इस क्वेश्चन में? अच्छा मैंने KSP लिख के नहीं दिया, तो मैं लिख के दे देती हूँ तुम लोगों को। KSP डेटा देखना पड़ेगा मुझे, KSP का डेटा दिया नहीं है क्या इसमें? लिख लो यहाँ पे KSP ले लो 10⁻⁻10। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो AgNO3, अच्छा किसका KSP है? AgCl का KSP है, ठीक है। अच्छा तो AgNO3 स्प्लिट होकर Ag पॉजिटिव बनाएगा, NO3 नेगेटिव बनाएगा। अब AgNO3 क्योंकि 10⁻⁻5 है तो Ag पॉजिटिव भी 10⁻⁻5 और ये भी 10⁻⁻5। ओके डन। उसके बाद AgCl के रिस्पेक्ट में बात करो। AgCl का तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा इस प्रकार से। तो AgCl की अगर सॉल्युबिलिटी S होती तो इन दोनों की भी S होती। तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि मेरे पास टोटल Ag पॉजिटिव कितने हैं, तो मैं कहूँगी सॉल्ट से मिला S और AgNO3 से मिला 10⁻⁻5। और फिर किसी ने मुझे KSP लिखने को कहा तो मैंने ये KSP का एक्सप्रेशन लिख दिया। एक्सप्रेशन लिखने के बाद बारी आई वैल्यूज पुट करने की। तो अब मुझे पता है कि मुझे इसे इग्नोर करना है। तो चलो एक काम करो, इसे इग्नोर कर दो और इग्नोर करने के बाद क्या पुट करो? 10⁻⁻5। और Cl कितना है? Cl तो S ही होगा। तो अब अगर तुमने ये कैलकुलेशन किया तो S की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है? 10⁻⁻5। अब अपना खुद ब्रेन लगाओ और सोचो, क्या इस S की वैल्यू को जो कि 10⁻⁻5 आ रही है, क्या ये इग्नोरेबल थी? नहीं। क्यों ये इग्नोरेबल नहीं थी? क्वेश्चन मार्क। क्या ये इग्नोरेबल वैल्यू थी? नहीं, ये इग्नोरेबल वैल्यू नहीं है। क्यों ये इग्नोरेबल वैल्यू नहीं है? क्योंकि यार तुम जिसको ऐड कर रहे हो यार वो खुद भी तो 10⁻⁻5 है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगी 10 करोड़ रुपए में तुम 1 पैसा ऐड करो तो तुम क्या बोलोगे? मैडम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बोलूंगी 1 पैसे में 2 पैसा ऐड करो तो क्या वो बकवास है? नहीं, क्योंकि जिस क्वांटिटी के साथ तुम ऐड कर रहे हो वो खुद भी तो वो इसी रेंज की क्वांटिटी है। तो 10⁻⁻5 को जो तुम इग्नोर करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो वो इग्नोरेबल नहीं है, ये क्राइम हो गया है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम लोगों को S इग्नोर नहीं करना चाहिए था। हमें इस क्वेश्चन में S को इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो जो कि हमने कर दिया। तो अब इस गलती को सुधारना है। कैसे सुधारेंगे? KSP के एक्सप्रेशन में 10⁻⁻5 ना लिख के S प्लस 10⁻⁻5 करेंगे। हाँ, वैसे इस S को हम लोग यूज नहीं करेंगे, विल नॉट यूज, क्योंकि ये सही S नहीं है। वही तो होता है गेम, पहले इग्नोर करके निकाल लो फिर सोचो कि इग्नोर करना था कि नहीं करना था। ये इस तरीके से। अब इसका तुम क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद यहाँ से S की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा S का। ये काम भी तुम्हारे ऊपर। डन। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है यदि आप लोगों को सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करने को बोला जाए तो। पहले इग्नोर कर दो और इग्नोर करने के बाद ये सोचो क्या वो सही में इग्नोर करने लायक थी क्या। और अगर इग्नोर करने लायक थी तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और अगर इग्नोर करने लायक वो वैल्यू नहीं है तो फिर ऐसे केस में आप क्या करो, जो मतलब नॉर्मली तरीके से लिखते हो ब्रैकेट में बिना इग्नोर किए, वो बिना इग्नोर किए लिखो और उसके बाद आगे अपना काम करो शुरू। डन, बस खत्म। तो एक और क्वेश्चन मुझे लेने का मन कर रहा है बट वो प्रेसिपिटेशन वाला सवाल है। तो प्रेसिपिटेशन वाला टॉपिक तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो उसको लेते नहीं है। तो इस तरीके से कॉमन आयन इफेक्ट और सॉल्युबिलिटी का ये आपस में लेना देना है। तो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो भी सॉल्युबिलिटी का ही पढ़ेंगे, बट जैसे सॉल्युबिलिटी का पहले इंट्रोडक्शन लिया, दूसरे दिन KSP लिया और तीसरे दिन में हमने कॉमन आयन इफेक्ट लिया। तो जिस तरीके से तुमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा था ना, वैसे ही साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी भी होती है। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम लोग प्रेसिपिटेशन वाला लेंगे, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन।
ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपने कोई मतलब कोई तो नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन और सॉल्युबिलिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एसिड और बेस डाल देने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, पानी डाल देने से सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारे पार्ट्स, मतलब सॉल्युबिलिटी खुद 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये तो अभी हमारा आज का तीसरा पार्ट ही था। ठीक है, चलो ठीक है, तो फिर वो भी